गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री कोचिंग पर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पूरक परीक्षा 2019 का पेपर हल कर रहे थे अपन। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 29 और प्रश्न क्रमांक 30 यानी 2 प्रश्नों को हल करेंगे। और आज की इस वीडियो के साथ ही ये जो माध्यमिक पूरक परीक्षा 2019 का पेपर है ये समाप्त हो जाएगा। एक चीज़ विशेष ध्यान रखना, इस पेपर के अकॉर्डिंग ही 2020 का पेपर आएगा। जैसे कि प्रश्न क्रमांक 29 है तो इसमें अथवा में दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 29 प्रश्नावली 11 से प्रमेय 11.7 है, और जो इसके अथवा में है वो प्रश्नावली 12 एग्जाम्पल 4 है। तो इसी प्रकार पूछेंगे प्रश्नावली 10, 11, 12, 13 ये 4 प्रश्नावली जो टोटल 17 नंबर की है उसमें से 2 बड़े प्रश्न 6-6 नंबर के पूछते हैं। तो चाहे प्रश्नावली 11, 12 ऑप्शन में आ जाए, जैसे लास्ट ईयर 2019 में 12 और 13 ऑप्शन में आई थी, तो विशेष ध्यान रखना। और ये भी चीज़ मान के चलना, केवल एग्जाम्पल और प्रमेय तैयार कर लेते हो, केवल एग्जाम्पल और प्रमेय, तो भी आपके 6 नंबर नहीं कटेंगे। प्रश्नों को करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, प्रश्न लिमिटेड सोल्व कर लो आप, लेकिन प्रमेय और एग्जाम्पल ये कंप्लीट हल कर लो। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में या तो प्रमेय या एग्जाम्पल इसमें से एक बड़ा प्रश्न होगा। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 29, इसकी पिछली क्लास में मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 28 तक हल करवा दिए। आज की इस क्लास में 2 प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 29, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में चित्र बनाते हैं। तो मैं आपको प्रश्न क्रमांक 29 बता रहा हूँ। तो इसका अथवा में है वो एग्जाम्पल 4 है प्रश्नावली 12 का। तो प्रश्न क्रमांक 29 देखो, एग्जाम्पल 4 कौन सा था? यदि 2 वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रक्षेपित करते हो तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ जीवा का लंब संधिभाजक होती है। ये जैसे किताब में एग्जाम्पल 4 है प्रश्नावली 12 का, तो वहाँ से इसको देख लेना। मैं आपको ये प्रमेय समझा रहा हूँ। जो प्रमेय है अपने प्रश्नावली 11 से है, प्रमेय 11.7 ट्रिपल एस भुजा भुजा भुजा, पेज नंबर 157 पेज नंबर पे है, जो अपने पाठ्य पुस्तक 2020 की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10 की गणित विषय की, उसमें पेज नंबर 157 पर देखना ये प्रमेय लिखी हुई है। तो सबसे पहले चित्र बनाते हैं। चित्र बनाने के बाद चित्र भी कैसे बनेगा? 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात, तो नाम दिया हुआ 2 त्रिभुज, तो अपन 2 त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज तो अपने पास ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। एक को नाम दे दिया अपन ने ABC, दूसरे का नामकरण कर दिया DEF। जो भी आपकी इच्छा है XYZ PQR ABC जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। एक अपने पास ABC त्रिभुज है, एक अपने पास DEF त्रिभुज है। सिद्ध करना ये दोनों समरूप होते हैं कि नहीं होते हैं, समरूपता का नियम बताना है, तो समरूप है या नहीं। चित्र बनाने के बाद में क्या दिया हुआ अपन को? दिया हुआ 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो, यानी संगत भुजा AB के संगत DE आ जाएगी, BC के संगत ये इसके बट्टे में आ जाएगी EF, और AC बटा DF। ये आपको दे रखा है, तभी इसको कहते हैं SSS भुजा भुजा भुजा। इसके बाद में आपको जो सिद्ध करना है वो लिखना होता है। तो पॉइंट का विशेष ध्यान रखना। पहला पॉइंट सिद्ध करना, दूसरा पॉइंट दिया हुआ, और तीसरा पॉइंट पहला सिद्ध चित्र, दूसरा दिया हुआ, तीसरा सिद्ध करना, और चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका रचना। यदि रचना का कोई चरण है तो वो भी आपको लिखना है। सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, दोनों त्रिभुज। तो अपने पास 2 त्रिभुज है, एक ABC है और एक अपने पास DEF है। ये अपन को सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। रचना,
तो आप देख रहे हो कि दोनों चित्रों में कि अभी तक कोई नियम काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो ऐसा प्रश्न में इस प्रकार की रचना करते हैं इन चित्रों में कि कोई ना कोई नियम बन जाए। तो अपन यहाँ पर DP बराबर AB, DP को कितना काटा, AB के बराबर। इसी प्रकार DQ बराबर AC। देखो DP बराबर AB, DQ बराबर AC, वह P व Q को मिलाया, P तथा Q को मिलाया। अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा उपपत्ति, और उपपत्ति है जो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि प्रमेय का ये 6 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ तक आपको 2 नंबर मिल जाएंगे चित्र बनाने के, दिया हुआ सिद्ध करना रचना, ये यहाँ तक का काम था। ये प्रश्न को देखते हुए किया गया है, तो विशेष ध्यान रखना। उपपत्ति में जो नियम है क्या दिया हुआ है उसकी सहायता से अपन को हल करना है। तो उपपत्ति में देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ अपने पास, अपन को दिया हुआ है AB बटा DE बराबर AC बटा DF। अब मैंने AB बटा DE और AC बटा DF क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास DP बराबर AB है और DQ बराबर AC है, ये आपको दिया हुआ है। अब AB की वैल्यू अपने पास रचना में कितनी है, AB बराबर कितना है DP, तो इसके स्थान पर लिख देंगे DP बटा DE बराबर DQ बटा DF। ये हुआ रचना से। और यहाँ विशेष ध्यान देना, DP बराबर DE, DP बराबर DE, DQ बटा DF, DP बटा DE, DQ बटा DF। तो ये एक प्रमेय बन गई अपने, और वो प्रमेय है प्रमेय 11.2 अपने पाठ्य पुस्तक में के विलोम से। और प्रमेय 11.2 का जो नाम है वो है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से जब इस त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती है तो इसका मतलब है PQ बराबर EF, PQ समांतर EF, PQ समांतर EF। इसे ध्यान देना, PQ समांतर EF कब होती है, जब DP बटा DE, DQ बटा DF। अब जो देखें जब समांतर है, ये इसके समांतर तो ये संगत कोण बन गया, एक P बराबर तथा कोण P बराबर कोण ही, कोण P बराबर कोण ही, कोण Q बराबर कोण F। ये किस प्रकार के कोण है, ये संगत कोण है। कोण P के साथ कोण ही संगत कोण, कोण Q के साथ कोण F संगत कोण। अब संगत कोण क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि ये आपस में क्या है, समांतर है, PQ समांतर EF। अब जब दो रेखाएं समांतर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत कोण ये समांतर क्यों हुई, DP बटा DE और DQ बटा DF। यानी कि जब किसी त्रिभुज में संगत भुजाएं समानुपाती हो तो उसकी जो तीसरी भुजा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर PQ समांतर EF। अब देखो
पी क्यू समांतर ई एफ है, पी बराबर ई है, कोण क्यू बराबर एफ है। तो इसका मतलब त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी पी क्यू और डी ई एफ एक छोटा वाला त्रिभुज एक बड़ा वाला त्रिभुज, इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे। तो यहाँ देखो कोण पी बराबर कोण ई, ये कोण पी इस ई के बराबर है तथा कोण क्यू बराबर कोण एफ, संगत कोण, संगत कोण। तो ये जब बराबर है इसलिए यहाँ एक नियम लग जाएगा, डबल ए समरूपता नियम से त्रिभुज डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। ये अपने इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। तो यहाँ तक एक बार वापस देखें आप। सर्वप्रथम अपने प्रमेय को पढ़ा, कम से कम 3 बार रीड करना है और उसके बाद में अपन ने इसका डायग्राम बनाया, दिया हुआ लिखा, सिद्ध करना लिखा, रचना लिखी, उपपत्ति लिखी। उपपत्ति की सहायता से अपन ने समीकरण नंबर 1 प्राप्त किया। तो समीकरण 1 किस प्रकार प्राप्त किया वापस देखना। सबसे पहले दिया हुआ लिखा, फिर ए बी और ए सी का मान लिखा, डी पी और डी क्यू, फिर प्रमेय 11.2 के विलोम से आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम इसका नाम है। तो पी क्यू समांतर ई एफ तथा कोण पी बराबर कोण ई, कोण क्यू बराबर कोण एफ। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। संगत कोण किस लिए? क्योंकि ये समांतर भुजा है। ठीक है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है इसलिए। तो डी पी क्यू और डी ई एफ छोटे वाले त्रिभुज में बड़े वाले त्रिभुज में कोण बराबर है। और जब किसी 2 त्रिभुजों में आपस में कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज समरूपता नियम से समरूप होगा, डबल ए समरूपता नियम से। तो ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 कैसे बनी? त्रिभुज डी पी क्यू तथा त्रिभुज डी ई एफ में जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो डी पी के बट्टे में डी ई लिखेंगे बराबर पी क्यू के बट्टे में ई एफ लिखेंगे, पी क्यू के बट्टे में ई एफ लिखेंगे। इससे पहले वाले में देखो डी पी बटा डी ई, डी क्यू बटा डी एफ है, ये तो रचना से है। और यहाँ देखो पी क्यू बटा ई एफ है, ये अपन समीकरण 1 से लिख रहे हैं। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब डी पी की वैल्यू अपने पास कितनी है? ए बी। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बटा डी ई बराबर पी क्यू बटा ई एफ। और चूंकि डी पी बराबर ए बी है रचना से, तो जो कारण है वो लिख देना साइड में, ए बी बटा डी ई पी क्यू बटा ई एफ। परंतु आपको देखो ये भी दिया हुआ ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। तो यहाँ ए बी बटा डी ई का मान एक तो पी क्यू बटा ई एफ आ गया, एक ए बी बटा डी ई का मान बी सी बटा ई एफ आ गया। अतः इन दोनों की सहायता से पी क्यू बटा ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, और ई एफ से ई एफ कैंसिल हो जाएगा, तब अपने पास हो जाएगा पी क्यू बराबर बी सी। और अपन को यही लेके आना है पी क्यू बराबर बी सी। अतः त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज DPQ में, एक तो त्रिभुज लिया अपन ने ABC और एक त्रिभुज लिया DPQ। पहले इसको इसके साथ समरूप बताया, अब इसको इसके साथ समरूप या सर्वांग सम बताना है। तो इसमें देखो 3 बातें नोट करनी है। एक तो अपन ने AB बराबर DP रचना से है, DQ बराबर AC रचना से है, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर 2 बोल देते हैं। और PQ बराबर BC बराबर AC बराबर DQ और BC बराबर PQ। यानी ये इधर की साइड में त्रिभुज ABC की भुजा लिखी हुई है और इधर की साइड में DPQ की। तो ये तो अपन ने रचना से लिखा, ये भी अपन ने रचना से लिखा, और ये अपने पास समीकरण 2 से, समीकरण 2 में लिखा हुआ है PQ बराबर BC। तो जब दो त्रिभुजों की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, इसकी तीनों भुजाएं ABC की त्रिभुज DPQ के बराबर है, तो ये त्रिभुज किस प्रकार का होगा? ये सर्वांग सम त्रिभुज कहलाएगा। तो अपन लिख देंगे अतः SSS सर्वांग समता नियम से, SSS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ये समीकरण नंबर हो गया 3। समीकरण 1 और 3, देखो एक में देखो आप DPQ ABC, समीकरण नंबर 1 में देखो DPQ DEF, इसमें देखो DPQ ABC, और अपन को आंसर लेके आना ABC और DEF, ABC और DEF। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 तथा 3 से जब ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है तो इसका मतलब समरूप भी है। जब कोई त्रिभुज किसी के सर्वांग सम हो तो वो इसका मतलब पहले से ही उसके क्या होगा? समरूप होगा। तो विशेष ध्यान देना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हुआ। तो ये प्रमेय का प्रश्न था, विशेषतः समझ लेना। थोड़ा सा इसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में कठिनाई होती है, ये अभ्यास पर आधारित है, बहुत ही ज़्यादा समय भी लगेगा। तो कुछ सिलेक्टेड प्रमेय बता रहा हूँ, जैसे कि बोधायन प्रमेय है, थेल्स प्रमेय है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वाली प्रमेय है, ये विशेष ध्यान रखना। और इसी के अलावा सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। तो कुछ सिलेक्टेड प्रमेय है, ये सिलेक्टेड एग्जाम्पल लेके उनको सॉल्व कर लेना, निश्चित रूप से 6 नंबर का प्रश्न वहाँ से आ जाएगा। देखिए प्रश्न क्रमांक 30, निम्न बारंबारता बंटन के माध्यक व बहुलक, 6 नंबर का यह प्रश्न है, 6 अंक का, और प्रश्नावली 17 से है। तो 17.7 व 17.8, यानी 17.7 के अंदर तो माध्यक ज्ञात करना है और प्रश्नावली 17.8 में बहुलक ज्ञात करना है। तो इस बार ध्यान रखना, माध्यक और बहुलक आ गया तो 30 स्टेप 32 में माध्य या कल्पित माध्य। जो प्रश्नावली 17.4 है अपने पास, उसको विशेष तौर पे तैयार कर लेना, कल्पित माध्य। तो देखो डबल प्रश्न पूछा गया है, 3 नंबर का माध्यक है और 3 नंबर का ही बहुलक है। सबसे पहले अपन माध्यक कॉल कर रहे हैं। तो देखो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दे रखी है। सबसे पहले अपन CF निकालते हैं माध्यक में, संचयी बारंबारता। CF की जो फुल फॉर्म होगी, संचय का मतलब होता है इकट्ठा करना, संचयी बारंबारता। तो देखो 12 का 12 आ जाएगा, प्रथम संख्या यही लिखेंगे अपन। 12 के बाद 30, 20, 32 हो जाएगा। 32 में 30 जोड़ोगे 62, 62 में 25 87, 87 में 13 जोड़ोगे तो 100। तो इसका जो टोटल आएगा वो आ जाएगा
एफ आई का 100। तो माध्यक में इसको एन से लिखते हैं, चाहे सिग्मा एफ आई लिखो चाहे कैपिटल एन लिखो, एक ही बात है। अब लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ n/2 बराबर 100/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी सी एफ, 50 से ठीक बड़ी सी एफ 62 है, जिसके संगत माध्यक वर्ग 62 के संगत माध्यक वर्ग 16 से 24 है। अतः एल की वैल्यू आ जाएगी वो 16 और एच की वैल्यू 16 में से 24 में 16 घटाने पर 8 का अंतर चल रहा है इसमें। और n/2 अपन ने पहले से निकाल लिया, n/2 की वैल्यू 50। अब देखो माध्यक में सूत्र में एक तो c होता है, तो c की वैल्यू जो 62 के ऊपर वाली संख्या है, विशेष ध्यान रखना। एक तो आपको ये काम में लेना है, एक आपको एफ में ये 30 काम में लेना है और एक 16 काम में लेना है। ये तो हो गया एल, ये एफ की लाइन में एफ हो जाएगा और ये सी की लाइन में सी हो जाएगा। तो 62 के ऊपर की तरफ और 62 के सामने, तो सी की वैल्यू अपने पास 32 हो गई और एफ की वैल्यू अपने पास 30 हो गई। अब माध्यक का जो सूत्र होगा एम बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी बटा एफ इंटू एच। एल की वैल्यू अपने पास 16 है, n/2 की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 32 है, एफ की वैल्यू 30 है और इंटू एच की वैल्यू 8 है। सॉल्व करते हैं इसको, m बराबर 16, 50 में से 32 घटेगा तो कितना बचेगा 8 और 10 18, 18 को 8 से गुणा कर देंगे, 18 इंटू 8 और बट्टे के अंदर आ जाएगा 30। m बराबर 16 प्लस 8 8 64 का 4 हल का 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, 144/30। m बराबर 16 प्लस, इसको अपन 2 के पहाड़े से काटते हैं तो 15 और 2 के पहाड़े से 7 और 2 72, फिर 3 के पहाड़े से 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24/5 और 5 का भाग 24 में देंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी m बराबर 16 प्लस 5 का भाग 24 में 4 बार और 4 शेष बचेगा 40, तो 8 बार। तो इसका आंसर आएगा 20.8। माध्यक आएगा अपने पास 20.8। इसी प्रश्न में अपन को बहुलक भी ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए अपने पास कोई भी एक्स्ट्रा लाइन की आवश्यकता नहीं है। अपने को बहुलक ज्ञात करना है, देखो पहले अपन ने माध्यक ज्ञात किया, अब सेकंड लिस्ट में बहुलक है। बहुलक जिसको अपन जेड से लिखते हैं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या है वो f1 हो जाएगी, इसके ऊपर वाली f0 हो जाएगी, इसके नीचे वाली f2 हो जाएगी। सूत्र लिखते समय आप बता सकते हो f1 क्या है, सबसे बड़ी अधिक बारंबारता, इसके ऊपर वाली बारंबारता, इसके नीचे वाली बारंबारता। l का मतलब लिमिट। यहाँ 2 प्रकार की लिमिट है, निम्न सीमा उच्च सीमा, अपर लिमिट लो लिमिट, विशेष ध्यान देना। और लो लिमिट ये हमेशा एल की वैल्यू लिखनी है आपको, तो एल की वैल्यू यहाँ 16 हो जाएगी और ये f1 ये f0 ये f2 और अंतर वही 8 का। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, एल बराबर 16। सबसे पहले आपको f1 लिखना है, सबसे बड़ी बारंबारता 30 है। फिर आपको f0 लिखना है, f0 की वैल्यू आपके पास 20 है। फिर आपको f2 लिखना है जिसकी वैल्यू आपके पास 25 है और l की वैल्यू आपके पास 16 है और h की वैल्यू आपके पास 8 है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, विशेष ध्यान देना। मतलब पहले आपको लिखना पड़ेगा यह सबसे अधिक बारंबारता 30 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 16 से 24 है, इसलिए अपन ये मान लिखे हैं। तो विशेष ध्यान देना, यहाँ मैंने आपको 5 मान लिख दिए। अब बहुलक का जो सूत्र होगा, बहुलक बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। और l की वैल्यू अपने पास है 16 है, f1 माइनस f0 यानी कि 30 में से आप क्या घटाओगे 10 20, 30 माइनस 20, 2 इंटू f1 की वैल्यू है वो अपने पास है 30,
F0 की वैल्यू है वो अपने पास है 20 और F2 की वैल्यू है वो अपने पास 25 इंटू H की वैल्यू वो है अपने पास 8। थोड़ा सा फास्ट है लेकिन समझना, टाइम कम है इसलिए। और विशेषतः मैं कल से वापस मोस्ट प्रश्न नहीं बताऊंगा, तो 17वीं प्रश्नावली से स्टार्ट करूंगा। सिलेक्टेड प्रश्न बताऊंगा 5, कल्पित माध्य भी बताऊंगा, बहुलक भी बताऊंगा, माध्यक भी बताऊंगा, तो उसमें विस्तार से धीमी गति से समझाऊंगा। इसको तुरंत देख ले आप एक बार। 16 प्लस 30 में से 20 किया 10 बचा, 10 इंटू 8 20 20 40 45, 10 8 से गुणा 80, 60 में से 45 जाने पे 15 और 5 का भाग 15 में 3 बार, 5 का भाग इधर 16 बार और 16 प्लस 16 बटा 3, तो 16 का 3 का भाग 16 में कितनी बार, 5 बार, 3 पंजे 15, 10 3 3, तो 16 5 21.33। तो बहुलक आएगा अपने पास, बहुलक की जो वैल्यू आएगी, बहुलक बराबर है 16 प्लस 5.33, यानी 16 और 5 कितना हो गया 21.33। तो ये प्रश्न क्रमांक 30 था, जिसमें आपको बहुलक और माध्यक याद करना था। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं इसी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण प्रश्न टोटल 5 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें से 100% 2020 में के पेपर में 1-2 आ जाएगा। धन्यवाद।